दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों का लेक्चर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। और केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था एक तरीके से। आज जो है रासायनिक बल गति का सेकेंड लेक्चर है, ये लेक्चर सेकेंड। इसमें हमें क्या पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, इसके लिए मैंने आज जो है पूरा लिख दिया है कि सिलेबस में हमारे है क्या। तो पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, उसके बाद वन बाई वन करके एक एक करके इसमें से हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे सिलेबस में ये 8 टॉपिक है। ये 8 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग यानी अभिक्रिया की स्पीड को यानी रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो कारक पढ़ लें, जैसे कि सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, आणविकता मॉलिक्युलरिटी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारा, फोर्थ है वेग नियम तथा वेग स्थिरांक क्या है, डिटेल में चर्चा होगी, आगे चल के वेट करिए। उसके बाद है फिफ्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फिफ्थ पॉइंट है, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इस पर जितनी बार चाहे उतनी बार टिक लगा लीजिए, क्योंकि इससे कंफर्म या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। इसी टॉपिक से या तो डेरिवेशन आता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। तो समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु होती क्या है, ये सब बाद में हम देखेंगे किसके लिए है। जैसे अगर हम वेग समीकरण की बात करें तो वेग जो है कई प्रकार की होती है, कई को शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, nth ऑर्डर तक की होती है रिएक्शन। तो उसमें जो है हमें हमारे सिलेबस में जो है वो है शून्य कोटि और प्रथम कोटि, सिर्फ इसके लिए पढ़ना है। इसी से डेरिवेशन आता है और इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आता है, कंफर्म आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ है तो वो यही है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कोलिजन थ्योरी, संघट सिद्धांत, जिसको टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, तो संघट सिद्धांत ये है संघट सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है नहीं होती है, सब आगे जाके लेक्चर जैसे जैसे आगे चलेगा तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अर्हीनियस समीकरण। तो ये सब जो है 8 टॉपिक है हमारे सिलेबस में। रासायनिक बल गति का जो पूरा चैप्टर है, इन 8 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 5 मार्क्स का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ROR भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं R से। होता क्या है, अच्छा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड क्या है, स्पीड की अगर हम बात करें, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में हम स्पीड की बात करेंगे। स्पीड यानी चाल। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम नॉर्मल स्पीड निकालें, किसी भी चीज की अगर स्पीड निकालते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब हमें कोई दूरी तय करनी होती है तो उसको हम समय से डिवाइड करते हैं। समय से अगर डिवाइड करते हैं दूरी को तो क्या, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम स्पीड निकालना हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ क्या है, यहाँ दूरी तो कोई है नहीं हमारे पास। जैसे अगर केमिकल काइनेटिक्स में हमें केमिकल के बारे में पढ़ना है, रासायनिक रिएक्शनों के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ तो दूरी नहीं मिलेगी। तो यानी दूरी की जगह पे यहाँ क्या होगा, अगर हम स्पीड निकालेंगे इस रिएक्शन, इन रिएक्शनों के लिए जो भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं पूरी केमिस्ट्री में, तो स्पीड की जब बात होगी तो नॉर्मल जब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पीड कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास कोई चाल नहीं ना, चाल निकालनी, स्पीड निकालनी, लेकिन दूरी तो नहीं है। अब दूरी की जगह कुछ तो कुछ होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या देखना है वो देखिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि A से P बनना है, ठीक है। तो अगर हम जब रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में जैसे ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद ये दो चीजें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, 9, 10 सभी चीजों में। तो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक तो अब इसकी भी कोई सांद्रता होगी,
और जो उत्पाद होता है उसकी भी सांद्रता होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे कहूं कि टी बराबर जब टाइम जीरो था, अगर इस टाइम बराबर जीरो पे यानी समय जब जीरो है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है मान लेते हैं 10 मोलर। ठीक, तो बताइए जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई यानी टी बराबर जीरो, समय जीरो है, स्टार्ट नहीं यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं, इसका मतलब यह है कि एक बीकर में या किसी ट्यूब में हमने एक कोई रिएक्टेंट है उसको लेकर रख लिया है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, अभी रिएक्शन स्टार्ट होना नहीं हुई है। या फिर ए, सिर्फ ए मत लीजिए, ए प्लस बी लिख लेते हैं, या फिर ए रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ए है तो ए से पी बनना है। जब समय जीरो होगा तो खुद सोचिए, जब समय जीरो यानी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है तो प्रोडक्ट कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, उस टाइम में जीरो होगा। ठीक, लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि टी बराबर 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद मान लेते हैं ये जो बचा ये 9 मोलर बच गया हमारे पास, और प्रोडक्ट जो है वो कितना बन गया 1 मोलर। तो इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम चेंज करने के बाद, टाइम बदलने से क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन, इसको हम सांद्रता पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंसंट्रेशन में कुछ चेंजिंग आई। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यही है कि एकांक यानी यूनिट टाइम में, एकांक समय में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट यानी अभिकारक तथा उत्पाद की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की कंसंट्रेशन, अब यहाँ दूरी थी तो दूरी से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो दूरी बटे समय यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ दूरी नहीं है, लेकिन दूरी नहीं है तो है क्या, अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास बीकर होता तो इस बीकर में अगर 10 मोलर ए है तो इससे हमें बी बनाना है, दूसरा कोई बर्तन है एक और, तो इसमें क्या बनना है पी, तो इससे इसमें जाना है। एक तरीके से ये मान लीजिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए दूरी है, तो ये दूरी तय करेंगे ना, तो जिस तरीके से वहां स्पीड निकालते हैं तो ये जैसे जैसे हल्के हल्के कम होगा टाइम के साथ, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है और इसमें कुछ वृद्धि हो रही है। तो हम यही निकालते हैं, जब रेट की बात करते हैं तो रेट कैसे निकालते हैं कि कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आएगी या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, दोनों ही केस में रिएक्टेंट के लिए आप निकालिए, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केस में रेट जो आता है वो सेम आता है। क्यों, मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि आपने अभी देखा जब हमने टी बराबर जीरो पे देखा तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, टी बराबर 10 मोल, ए बराबर कितना है 10 मोलर लिया है, तो 10 मोलर है और ये जीरो है। लेकिन 1 सेकंड बाद जब हमने देखा तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना है 1। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में ये जितना डिफॉर्म हुआ यानी ये जितना खत्म हुआ है उतना ही ये बन गया। इसका मतलब क्या है, इसके खत्म होने की स्पीड जो है, इसके खत्म होने की स्पीड वो और इसके बनने की स्पीड यानी दर जो है दोनों क्या है, दोनों सेम है। इससे इसका मतलब ये हो गया कि आप रेट या तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालिए या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालिए, दोनों के रिस्पेक्ट में निकालने पे रेट जो है हमेशा सेम आएगा। तो रेट आप किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी, अभिकारक के लिए भी निकाल सकते हैं और उत्पाद के लिए भी निकाल सकते हैं, दोनों ही केस में सेम आएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन की चेंज निकालें, मान लीजिए कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में चेंज यानी चेंज जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं C2 या अब कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, सेकेंड कंसंट्रेशन C2 और फर्स्ट क्या हो जाएगा C1। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज यानी C2 माइनस C1 अपॉन, अब टाइम रिस्पेक्ट में टाइम आएगा तो टाइम में हम क्या लेंगे T2 माइनस T1, तो ये रेट है। अब C2 माइनस C1 को मैं शॉर्ट फॉर्म में DC लिख सकता हूँ, DC, और इसको क्या लिख सकते हैं DT, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, और D क्या बता रहा है, चेंज, ये D जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को, यानी कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज, यानी टाइम के बदलने से रेट अभिकारक और उत्पाद की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आ रही है, इसी को क्या कहते हैं रेट यानी दर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या है, एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले चेंज को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। अब देखिए अभिक्रिया की दर जो हो गई वो क्या हो गई, आर डीसी अपॉन dt। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डीसी अपॉन dt लिख लीजिए, या फिर dp अपॉन dt भी कुछ लोग लिखते हैं। जब हम प्रोडक्ट के लिए लिख लेंगे तो dp अपॉन dt। अच्छा, रेट जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है। रेट, एक चीज और, रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा निगेटिव, क्योंकि आप खुद बताइए रेट कभी निगेटिव हो सकता है, रेट का मतलब क्या है, स्पीड, यानी स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा रेट, अरे स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती ना,
स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में कैसे चलोगे आप बताइए। जीरो से यानी कोई चल नहीं रहा, यानी रुका हुआ तो आप कह दो कि रुका हुआ जीरो है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि रुकने के पीछे भी हो सकता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसी तरीके से रेट जो है, रेट यानी दर, नेवर नेगेटिव, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं किस तरीके से नेगेटिव होगा या नहीं। देखिए जैसे हम रिएक्टेंट के केस में अगर रेट निकालें तो कैसे लिखते हैं, और प्रोडक्ट के केस में अगर रेट निकालें तो कैसे लिखेंगे, दोनों तरीके से आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं रिएक्टेंट मान लीजिए ए से बनना पी प्रोडक्ट है, ठीक, टी बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मान ले रहे हैं 10, कुछ भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और टी बराबर 1 सेकेंड पे ये 9 मोलर और ये 1 मोलर, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट के केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो क्या आएगा, और प्रोडक्ट के केस में निकालूंगा तो क्या होगा। एक पॉइंट आपको याद रखना, पॉइंट क्या याद रखना है कि रेट जो है यानी दर जो है, रिएक्शन की दर जो होती है, रेट कैन नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉइंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। रेट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसी को माइंड में रखते हुए अगर मैं रिएक्टेंट के, अगर मान लीजिए मुझे रेट निकालना हो, कि रेट निकालना है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो किसके लिए, रिएक्टेंट के केस में, तो रिएक्टेंट के केस में मैंने आपको बताया था, बताइए अभी लिखा है C2 माइनस C1, उसके बाद क्या था T2 माइनस T1। अगर हम रिएक्टेंट के लिए अगर निकालेंगे रेट तो C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, तो खुद सोचिए टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में एक ही कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के लिए निकाल रहा हूं ना मैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता तो कम होगी ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उस तरीके से एक ही जो कंसंट्रेशन होगी, एक ही कंसंट्रेशन डाउन होगी, कम होगी, क्योंकि P बनेगा, मान लीजिए T बराबर 0 P 10 था तो T बराबर 1 सेकंड वाला हमने देखा तो 9 होगा। अगर आगे इसी तरीके से आप चलते चले जाओगे और टाइम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हल्के हल्के ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो C2 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए निकालना हो तो C2 यानी बाद में जो कंसंट्रेशन होगी, C1 क्या है स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन और C2 क्या है बाद वाली कंसंट्रेशन, तो बाद में कंसंट्रेशन कम होगी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, C1 ज्यादा है और C2 कम है, यानी ज्यादा में से अगर कम को हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा में से अगर कम को घटाएंगे तो माइनस का चार्ज आएगा, और माइनस आएगा तो फिर क्या होगा, और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 देखिए ऊपर तो समझ में आ गया, ये ज्यादा है, रिएक्टेंट के केस में क्या होता है C1 इज ग्रेटर देन C2, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टाइम जो होगा T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी टाइम T2 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि T1 तो 1 है, T1 0 है, सॉरी अगर मान लो T1 0 है तो आगे अगर जाओगे आप T2 तो ज्यादा ही होगा, ठीक। तो C1 तो ज्यादा है C2 से, अगर C1 ज्यादा है तो यानी माइनस में से अगर प्लस करेंगे आप, माइनस C1 में से अगर C2 माइनस करेंगे तो C2 क्या है, C2 कम है और C1 ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव आएगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि रेट यानी किसी भी रिएक्शन की दर जो होती है वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो जब कभी भी हम रिएक्टेंट के लिए यानी अभिकारक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभिकारक के केस में सबसे पहले जब कभी भी हमें अगर अभिकारक यानी रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं उस केस में माइनस चार्ज लगा देते हैं पहले आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dc अपॉन dt माइनस, तो ये माइनस चार्ज क्यों आता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम रिएक्टेंट के लिए यानी उत्पाद अभिकारक के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो माइनस आगे लगाएंगे, ठीक। उसी के बाद अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकालूं, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए जब निकालेंगे तो फिर से C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, तो C2 माइनस C1 जो है अब खुद बताइए, अब आप लोग, मैं ऊपर लिखता हूँ नीचे हो सकता है दिखे ना आप लोगों को, तो ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, तो C2 माइनस C1, अब खुद सोचिए प्रोडक्ट स्टार्टिंग में यानी C1 क्या है स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन होगी वो क्या है C1, और C2 क्या है बाद वाली कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट बाद में ज्यादा होगा कम,
समय के साथ साथ प्रोडक्ट तो बन रहा है ना। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो बनने के केस में तो C2 ज्यादा होगा। जब C2 ज्यादा होगा यानी ज्यादा में से इस बार क्या कम कर रहा है, कम वाला कम कर रहा है, ज्यादा में से कम माइनस कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार तो प्रॉब्लम ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में, प्रोडक्ट के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो इसको हम dc/dt लिख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ट्रिक याद रखिए। जब रिएक्टेंट यानी P का क्या होता है, प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट के केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, मैं दोनों के लिए लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद और रिएक्टेंट यानी अभिकारक, इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या आता है प्लस, यानी P है ना, तो P वाले के लिए प्लस आएगा प्लस, और रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा माइनस। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी R जो होगा, R वो क्या होता है dc/dt, प्लस और माइनस। प्लस कब आएगा, प्लस के लिए प्लस आएगा, और सॉरी प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा और रिएक्टेंट के लिए माइनस आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसी तरीके से, अब ये जो है किस तरीके से चेंज होता है, मैं आपको रिएक्टेंट और टाइम या फिर प्रोडक्ट और टाइम दोनों का ही ग्राफ बनाऊंगा। हो सकता है अगले लेक्चर में अगर हम पढ़े, अभी अगर इस लेक्चर में अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो अगले लेक्चर में आपको ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए जो है इस लेक्चर में नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिएक्टेंट वर्सेस टाइम और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, मैं ये आपको दोनों ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है। टाइम के हिसाब से खुद देखिए, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए जब रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या आता है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है, समय के एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, तथा नहीं या उत्पाद, किसी की कंसंट्रेशन में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद दोनों में से कोई भी हो, किसी की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, यूनिट चेंज जो आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अब अभिक्रिया की दर निकालते कैसे नहीं निकालते ये सब मैं आपको बता चुका हूं, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। अब एक और है, इन दोनों के लिए एक हम पर्टिकुलर ग्राफ पढ़ लेंगे, रिएक्टेंट के लिए अलग से और प्रोडक्ट के लिए अलग से, दोनों के लिए मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा। उस ग्राफ से और आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये रिएक्टेंट के केस में माइनस आ रहा है और प्रोडक्ट के केस में प्लस आ रहा है। कैसे रिएक्टेंट जब समय के साथ आगे हम बढ़ाएंगे रिएक्शन को तो रिएक्टेंट कैसे कम होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो है यहीं तक है, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगले रेट ऑफ रिएक्शन के बाद था रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो हम अगली वीडियो में जो है फैक्टर पढ़ेंगे कि इस रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, यानी कौन रेट को बढ़ाता है, कौन रेट को घटाता है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जो है किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो ये कैसे बढ़ाता है या कैसे घटाता है ये मैं सब आपको बताऊंगा। बिल्कुल डिटेल में स्टडी होगी कि ऐसे नहीं खाली रट लिया कि उत्प्रेरक जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। अब सब लोग पढ़ तो लेते हैं कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन कैसे, क्या करता है ऐसा, उत्प्रेरक क्या करता है आप खुद बताइए। सब लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन अधिकतर बच्चों से आप 100 में से अगर बच्चों से पूछेंगे तो मुझे लगता है 90% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ वो रट लेते हैं कि उत्प्रेरक जो है किसी भी रिएक्शन की रेट को घटाता है या फिर बढ़ाता है, लेकिन किस तरीके से कैसे करेगा। तो ये सब चीजें जो हम आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे कि कैटालिस्ट जो है किस तरीके से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, बढ़ाता है या फिर घटाता है, मैं ये सब चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज तो हमारा ये छोटा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को या विक्रिया की दर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके से मैं और वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।